हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज से मैंने बताया था आप लोगों को, कल मैंने सिलेबस का अपडेट बताया था कि किस तरह से टर्म वाइज हमारे सिलेबस को डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट टर्म में पॉलिटिकल साइंस में केवल 6 चैप्टर है, 3 जो चैप्टर है फर्स्ट बुक के और 3 चैप्टर सेकेंड बुक के। तो मैंने बताया था कि अब हमारे पास जो टाइम है केवल 3 महीने हैं, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। इन 3 महीनों के अंदर हमें पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी कंप्लीट करना है, ताकि हमारे जो टारगेट है कि 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करने का, वो हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हमें केवल और केवल 1.5 महीने के अंदर पहले हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है। इसीलिए अब 100% जो हमारा फोकस है केवल पढ़ाई को लेकर है। तो जैसे ही मैंने पॉलिटिकल साइंस पे आज फर्स्ट चैप्टर है उसके जो एमसीक्यू 30 एमसीक्यू मैं यहाँ पे आप लोगों को दे रही हूँ। हर एक चैप्टर के हम लोग कम से कम 50-50 एमसीक्यू करेंगे। उसके बाद पहले चैप्टर वाइज करेंगे, फिर हम लोग बुक वाइज करेंगे और फिर हम लोग पूरा सिलेबस की रिवीजन करेंगे। हर एक यहाँ पे जो भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, सभी चीज़ों के आपके एमसीक्यू आपको लगातार मिलते रहेंगे। साथ ही साथ सैटरडे संडे को लाइव क्लासेस होगी, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोग अपने लाइव डाउट्स पूछ सकते हैं। जो भी आपके मन में क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगे, वो सारी चीज़ों को हम लाइव वहाँ पे सॉल्व करेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, उस लाइव क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े, ताकि आप लोगों के जो भी कोई प्रॉब्लम हो वो इमीडिएट आपके सॉल्व हो जाए। क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत सारे जो बच्चे थे जिनको मैंने मना किया था कि आपको ह्यूमैनिटीज़ के अंदर किसी भी सब्जेक्ट की कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग अपनी एनसीईआरटी को पकड़िए। अब वीडियोज़ मैंने सारे अपलोड कर रखे हैं, लाइव क्लासेज है, वहाँ पर कोई डाउट है तो वहाँ जाके पूछिए। क्योंकि आप लोगों को ट्यूशन में कितना टाइम वेस्ट करने या पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ आप लोग सेल्फ स्टडी करना है। रोज के अगर आप लोग 5 घंटे भी सेल्फ स्टडी करते हैं और वो भी 3-3 सेट बना लेते हैं, ठीक है, तो भी, क्योंकि एक दिन में 2 या 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट आप कर ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से मैंने वीडियोस अभी मैं अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देखिए कि टाइम टेबल कैसे आप लोग सेल्फ स्टडी करने के लिए कम से कम 5 घंटे रोज आपको निकालने हैं, ताकि आप लोगों का जो जल्दी से जल्दी कम से कम 1.5 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और बाकी के जो हमारे पास 1.5 मंथ्स बचेंगे उसमें हम लोगों को कम से कम 3 या 4 टाइम रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि अब पेपर का पैटर्न जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है, यानी कि कहीं से कुछ भी साइड के कोने से भी एक क्वेश्चन उठा कर लेके सकते हैं, किसी भी लाइन से, किसी भी पैराग्राफ, छोटे छोटे कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि पूरे चैप्टर को बहुत डीप स्टडी करना है, बहुत डिटेल में हमें स्टडी करना है, कुछ भी हमारा एक भी छूटे नहीं। तो चलिए अभी मैं जो है फर्स्ट चैप्टर कोल्ड वॉर एंड नैम, उसके जो भी 30 एमसीक्यू हैं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आप जैसे जैसे मैं आप लोगों को वीडियोस दे रही हूँ उसी के हिसाब से आप लोग पहले फर्स्ट चैप्टर को रीड कीजिए, फिर उसके वीडियोस देखिए, उसके बाद ये जो एमसीक्यू है उसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज हम लोग लेकर आएंगे 1 मंथ के बाद, तो उसको फिर सॉल्व कीजिए, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो जैसे जैसे आप पेपर सॉल्व करोगे, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। केवल पढ़ने से आप में कभी भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता कि हाँ मैं पेपर सॉल्व कर लूँगा या कर लूँगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 30 एमसीक्यू मैंने दिए। तो पहला जो चैप्टर ही आपका स्टार्ट होता है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए वही है कि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कब हुआ था। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, अगर आपको पता है तो सीधी सी बात है, आपको ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, फटाफट आप यहाँ पे टिक करेंगे और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1962, 1945, 1991 और 1961। तो सबको पता है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जो हुआ था वो 1962 में हुआ था। तो हमारा जो आंसर है वो 1962 है। सेकेंड क्वेश्चन है कि हु कॉल्ड कोल्ड वॉर अ लॉन्ग टू लाइट स्ट्रगल, यानी कि देखा आपने जो कोल्ड वॉर था एक लंबे टाइम तक स्ट्रगल चल रहा था 2 सुपर पावर्स के बीच में। तो ये सेंटेंस किसने कहा था? तो जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, जॉन एफ कैनेडी, जो कि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के टाइम जो लीडर थे वो भी जॉन एफ कैनेडी थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर है कि इसका जो जॉन एफ कैनेडी थे वो नेता थे। थर्ड है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है कब से कब तक चला था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 1918 तक चला था, 4 सालों तक चला था। तो इसमें आप अपना फटाफट आंसर ढूंढिए, 1914 टू 98 जो इसका ऑप्शन बी है, तो बी को टिक करो, आंसर आ गया। उसी तरह से आपको पता है विश्व में 2 बार वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं। फर्स्ट जो हुए थे 14 से 18 और जो सेकंड हुए थे 1939 से लेके 1945 के बीच में। तो वही सेकंड वर्ल्ड वॉर पूछ रहा है कब से कब तक चला था। तो 1939 से 1945 अपने ऑप्शन देखिए। थर्ड आपका ऑप्शन है सी, उसको टिक मार्क कीजिए, आपके आंसर आ गए।
उसी तरह से कह रहा है जो कोल्ड वॉर एरा था वो कब से कब तक चला, तो वो एक लंबा दौर था। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हुआ, वहीं से 1945 से स्टार्ट हुआ, और जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गए, समापन हो गया, खत्म हो गया, तो कोल्ड वॉर एरा भी खत्म हो गया। जैसे लंबा एक जो टाइम पीरियड तक वो चला, जिसमें आप ढूंढिए आपका आंसर कहाँ है कोल्ड वॉर एरा का। 1945 से 1991 फर्स्ट जो है इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन कि इन विच ईयर, किस साल यूएसए ने जापान के दो बड़े शहर नागासाकी और हिरोशिमा पे एटॉम बम गिराए थे। तो आपको पता होना चाहिए जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसी इंसिडेंट से, इसी घटना के बाद खत्म हो गया था वर्ल्ड वॉर, तो ये भी आपको याद रखना 1945 में ही गिराए गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म करने के लिए। तो इसका आंसर है कि 1945, और आपको ऑप्शन दे रखा है बी। ठीक है, अगली बार ये भी पूछ लेते हैं कि जापान के जो दो बड़े शहर पे जो एटम बॉम्ब गिरा है उनके सीक्रेट कोड नाम क्या थे, वो भी आपको याद रखना है, लिटिल बॉय और फैट मैन। तो ये सब मैं आपको छोटी छोटी चीजें मैं बीच बीच में बता रही हूँ, उसे भी कहीं अपनी कॉपी पे लिख लो जब आप देख रहे हो वीडियो। तो यहाँ के सीक्रेट कोड नेम पूछेंगे तो क्या बताओगे, लिटिल बॉय और फैट मैन। नागासाकी और हिरोशिमा के बारे पूछते थे कौन किस शहर, तो मतलब किसके दो बड़े शहर थे, किस, तो वहाँ का आंसर होगा जापान के दो बड़े शहर थे। उसके बाद पूछ रहा है कि 5 देश बताना है जो कि वेस्टर्न अलायंस थे। तो आपको पता है कि जो ग्रुपिज्म का दौर स्टार्ट हुआ था जिसमें पूरा विश्व जो था दो ग्रुप में डिवाइड हो गया था, ईस्टर्न अलायंस बना था, एक वेस्टर्न अलायंस बना था। जो ईस्टर्न अलायंस में थी यूएसएसआर, और यूएसएसआर से रिलेटेड जितने भी ईस्टर्न यूरोप के कंट्री थे वो सारे इसके अंदर आते हैं। दूसरा जो वेस्टर्न अलायंस थे उसमें अमेरिका और जितने भी वेस्टर्न यूरोप के देश आते हैं इसमें आते। तो इसमें यूएस वेस्टर्न में सबसे उसका लीड कर रहा था, लीडर था। उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, वेस्ट जर्मनी, तो ये सब किसके अलायंसेस थे, वेस्टर्न के। तब तो वेस्टर्न अलायंसेस पूछा है कि इसमें से कौन से 5 देश थे जो वेस्टर्न अलायंस में ग्रुप थे। तो सबसे पहले देखो यूएसए दे रखा है, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और वेस्ट जर्मनी। दूसरा यूएसएसआर, अगर आपको नहीं भी पता होगा जैसे यूएसएसआर देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये तो वेस्टर्न अलायंस में नहीं है। थर्ड है नन ऑफ द अबव, ये भी ऑप्शन नहीं है। फोर्थ है जिसमें हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, तो ये सारे किससे इन्फ्लुएंस थे, सोशलिज्म से इन्फ्लुएंस थे, यानी कि सीधी सी बात है ईस्टर्न अलायंस में होंगे। तो आपका जो फर्स्ट आंसर है यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ये जो है वो किसके अलायंस थे, वेस्टर्न कंट्री के थे। नेक्स्ट कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोल्ड वॉर इज रॉन्ग, कि ये 4 आपको स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें से पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट कोल्ड वॉर के बारे में गलत है। सही नहीं पूछा, गलत पूछ रहा है। तो हम एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर हम देखेंगे कौन सा गलत है। तो पहला कह रहा है इट वॉज कॉम्पिटिशन बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर एंड देयर अलाइज, यानी कि जो कंपटीशन था एक तरह से यूएस और यूएसएसआर उसके जो इतने भी अलायंस थे उनके बीच में, तो बिल्कुल सही है, कंपटीशन की तो लड़ाई थी। दूसरा आइडियोलॉजिकल वॉर, बिल्कुल सही, क्योंकि कैपिटलिज्म को फॉलो करता था, एक सोशलिज्म को फॉलो करता था, और ये दोनों के डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी के कारण जो ही आपस में एक दूसरे के बीच में वॉर रहा। इस ट्रिगर द आर्म रेस, बिल्कुल करेक्ट है कि इस दौरान जो है हथियारों की बहुत ज्यादा कंपटीशन हुई। अगर अमेरिका को एक नया वेपन बनाता, हथियार डेवलप करता, उसके जवाब में यूएसएसआर 2 करता, फिर यूएसआर को डेवलप करता, उसके जवाब में अमेरिका करता, तो एक आर्म रेस जो है वो एक दोनों की देशों के बीच में स्टार्ट हो गई। थर्ड है कि फोर्थ है कि यूएस एंड यूएसएसआर वाज एंगेज्ड इन डायरेक्ट वॉर, तो ये आंसर जो ऑप्शन दे रखा है गलत है, क्योंकि कभी भी वो डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुए, सिचुएशन बनी बट एक्चुअल में कभी उनके बीच में वॉर हुआ ही नहीं। तो इसका जो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, फोर्थ डी जो है, द यूएस एंड यूएसएसआर वर एंगेज्ड इन डायरेक्ट वॉर। नेक्स्ट है कि द इवेंट दैट टुक प्लेस इन 1961, कि 1961 में कौन से एक महत्वपूर्ण इवेंट हुआ, घटना हुआ। तो पहला कि वियतनाम ने इंटरवेंट किया कंबोडिया पे, नहीं जी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी यूनिफिकेशन 1990 में किया गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्लिन वॉल और इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान, की सोवियत ने जो इंटरवेंट किया था 1979 में किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बर्लिन वॉल, कि 1961 में कौन सी घटना हुई थी, बर्लिन का वॉल बनाया गया था। नेक्स्ट है कि जो वार्सा पैक्ट है, मैंने बताया था कि जो अमेरिका और जो भी उसके अलायंसेस थे उन्होंने जब नाटो बनाया था 1949 में, तो जो ईस्टर्न अलायंस और यूएसएसआर के देशों ने मिलकर उसका जवाब में क्या बनाया था, वार्सा पैक्ट। तो वार्सा पैक्ट कौन लेड कर रहा था, कौन उसका मेन लीडर था, इसका आंसर है सोवियत। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
नाटो का फुल फॉर्म है, तो पूछ रहा है इसमें से कौन इसका मेंबर नहीं था। जर्मनी था क्योंकि वेस्टर्न अलायंस में था, फ्रांस वेस्टर्न अलायंस का मेंबर था, इंडिया किसी भी ग्रुप को शामिल नहीं था, यूएस तो उसका नेता ही था। तो इसमें कौन जो था नाटो का मेंबर नहीं है, तो इसका आंसर है सी, इंडिया ने किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया था, उसने नाम की पॉलिसी अपनाई थी। ठीक है, तो इसका आंसर है इंडिया, याद रखना है। नेक्स्ट है द वेस्टर्न अलायंस वाज हेडेड बाय, बताया मैंने ईस्टर्न अलायंस को हेड कौन कर रहा था, यूएसएसआर, और जो वेस्टर्न अलायंस था उसको कौन लीड कर रहा था, यूएस। तो इसका आंसर क्या होगा, वेस्टर्न अलायंस का नेता कौन था, यूएस। नेक्स्ट है कि दो आइलैंड कंट्री थी जो रिसीव कर रही थी डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल एड फ्रॉम द यूएसएसआर। चैप्टर ही आपका स्टार्ट होता है कि एक आइलैंड थी, ठीक है, और जिसके कारण यूएस एंड यूएसएसआर आपस में लड़ रहे थे, जो बेसिकली फिजिकली तो जुड़ा हुआ किसे था, अमेरिका से, क्योंकि उसके बगल में पड़ता था, लेकिन जो उसका जुड़ाव था फाइनेंशियली डिप्लोमेटिक हेल्प कहाँ से मिल रहा था, यूएसएसआर का। और फिर इसी को देखते हुए यूएसएसआर ने वहाँ पे अपने मिसाइल वगैरह वहाँ पे भेजने स्टार्ट कर दी, जिसके कारण दो देशों के बीच में वॉर स्टार्ट हो गया। तो आई होप आपको स्टोरी याद होगी। तो वो कौन सा देश था जिसके लिए दोनों देश लड़ रहे थे, छोटा सा आइलैंड, उसका नाम है क्यूबा। ठीक है, लिखा ना, आइलैंड दैट कंट्री रिसीव बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम द यूएसएसआर, तो उसका नाम है क्यूबा। फिर कह रहा है कि व्हेन यूएसएसआर प्लेस न्यूक्लियर मिसाइल प्लेस्ड इन क्यूबा, क्यूबा में उन्होंने कब अपना मिसाइल प्लेस किया, तो आंसर है इसका 1962 में, जिसके कारण उनके बीच में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ था। नेक्स्ट है कि फुल फॉर्म ऑफ सेंटो। देखिए इसमें तीन जो है आपको फुल फॉर्म याद करना है, हमें नहीं पता एग्जाम में कौन सा आएगा। तो नाटो का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, सीटो का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, और सेंटो, तीनों का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, प्लस उनकी फॉर्मेशन की कब बने थे, ठीक है, और कौन किसके अलायंसेस थे। तो न है कि फुल फॉर्म ऑफ सेंटो, सेंटो में आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, द सेंट्रल टास्क ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल टेली ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल टीम ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर है द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बी आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि विच टू आइडियोलॉजीज वर इन्वॉल्व इन कन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। कि कोल्ड वॉर एरा के अंदर जो दो आइडियोलॉजी थी, इसी की आइडियोलॉजी की तो लड़ाई थी कि यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में। यूएस कहता था भाई कैपिटलिज्म जो है, डेमोक्रेसी है वो बहुत अच्छी है, जबकि यूएसएसआर का मानना था सोशलिज्म, कम्युनलिज्म है वो ज़्यादा बेटर है, वहाँ पे लोगों को ज़्यादा अच्छी लाइफ मिलती है, ज़्यादा इक्वालिटी है, वहाँ पे जो लोगों को मिनिमम चीज़ें भी बड़ी ईजिली मिल जाती है। तो ये जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, तो दो अलग अलग सुपर पावर की क्या आइडियोलॉजी थी, क्या वो लोग कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म में आपस में आइडियोलॉजी थी, मोनार्चिज्म कैपिटलिज्म में थी। तो आंसर है कम्युनलिज्म और कैपिटलिज्म। एक जो था कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहा था, दूसरा कम्युनलिज्म को प्रमोट कर रहा था। नेक्स्ट है कि इन विच ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अप्रैल 1949। अप्रैल 1949 में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना था, तो इसका आंसर है नाटो। अगर आपको सभी की फॉर्मेशन डेट याद होंगे तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और आपको हमेशा ये लर्न करके ही जाना है। नेक्स्ट है कि द राइवलरी बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर ड्यूरिंग द पोस्ट सेकेंड कोल्ड वॉर पीरियड। अभी हमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक लंबा पीरियड चला, टाइम पीरियड, और दो सुपर पावर के बीच में कन्फ्लिक्ट, तनाव, टेंशन का माहौल रहा। तो उस पूरे पीरियड को किस नाम से जानते हैं, आपका चैप्टर ही बेस्ड है उस पर कोल्ड वॉर के नाम से, ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट साइन बिटवीन द टू सुपर पावर स्टार्टिंग इन 1960s। जब 1960 का दौर स्टार्ट हुआ तो दो सुपर पावर के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। क्यों साइन हुआ था, कि दोनों ही देश आर्म रेस में इतने ज़्यादा आगे भाग रहे थे कि वो अपने देश में जो भी कंज्यूमर गुड्स है, कैपिटल गुड्स है, दूसरे डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, और एक टेंशन का माहौल बना हुआ था। दोनों सुपर पावर ने डिसाइड किया कि अब हम इस आर्म रेस को कम करने के लिए इन्होंने एक वो साइन किया था, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। याद रखना है कि 1960s में सुपर पावर के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी, वो कौन सी, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, नेक्स्ट है डैश वॉज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट जब ऐसा लगा था कि दोनों ही सुपर पावर एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे, और ऐसा लग रहा था कि इस बार तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होकर ही रहेगा, पूरा माहौल बन गया था, क्योंकि दोनों में से कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं था। तो वो कोल्ड वॉर जो था, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। फर्स्ट ऑप्शन है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। ठीक है, वो आपको याद रखना है, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। ओके, तो ये गलती से मैंने कोरियन वॉर को टिक किया है, आपको उसको हटाना है, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस सही आंसर है।
नेक्स्ट है 21st की द फर्स्ट नैम समिट जो हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था? इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार पिछली बार भी बच्चों के जब प्री बोर्ड एग्जाम हुए थे, फर्स्ट टर्म्स हुए थे, तो उसमें भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट नैम का समिट कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था। तो इसका आंसर है बेलग्रेड में हुआ था। और कब हुआ था? 1961 में। मैं कह रही हूँ कि आपको ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे इन चीजों की। तो आपका ऑप्शन दे रखा है बेलग्रेड 1961। नेक्स्ट है द फर्स्ट नैम समिट हुआ था। जब नैम, देखो फाउंडर तो उसके 5 देश थे, हमको पता है, लेकिन जब 1961 में जब फर्स्ट समिट हुआ था तो उसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था? तो आंसर है 25। ऑप्शन दे रखा है 30, 25, 16, 20। मैं कह रही हूँ जब आपको आंसर पता ही है तो हमें ऑप्शन को देखना ही क्या है, सीधा इसमें जाओ, बी जो 25 दे रखा है उस पर जाके आप फटाफट टिक कर दो। ठीक है। नेक्स्ट है कि इंडिया ने साइन किया था फ्रेंडशिप ट्रीटी यूएसएसआर के साथ, तो कब किया था? तो आपको पता होगा कि 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, जिस वॉर में बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट देश बना था। तो अब यहाँ पे देखिए, जो पाकिस्तान के साथ जब हमारा वॉर हुआ था तो जो पाकिस्तान था उसने अमेरिका ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। तो अमेरिका की जो लॉयलिटी थी पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा थी, पाकिस्तान को उसने मदद की। बट हमें तो किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया था। तो ऐसे में यूएसएसआर ने हमारी बड़ी मदद की, हमको वेपन दिए, हथियार दिए, टेक्नोलॉजी दी, और इस टेक्नोलॉजी की बदौलत हमने वॉर भी जीता और बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट देश भी बना। तो उसके बाद दोनों देशों के बीच में फ्रेंडशिप ट्रीटी 20 ईयर्स के लिए साइन हुआ था। तो ये कब हुआ था? याद रखना, जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था 1971 में। मैं पीछे की बैकग्राउंड इसीलिए बताई तो ताकि पीछे का बैकग्राउंड आपको पता होगा तो आपको चीजें याद करना आसान हो जाएगा। वैसे कितने डेट्स याद करोगे? ठीक है। तो कब ट्रीटी साइन हुई थी? जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट देश बना था। तो यह बच्चों को पता होता है कि बांग्लादेश कब एक इंडिपेंडेंट देश बना। और भी आगे चैप्टर्स पढ़ोगे उसमें भी अब स्टोरी पढ़ोगे, इंडिया पाकिस्तान वॉर जो है कब कब हुआ है। तो जब इंडिया पाकिस्तान का 1971 में हुआ था, इसी वॉर के बाद यूएसएसआर और इंडिया के बीच में ट्रीटी साइन हुआ था। तो याद रखना अगस्त 1971 में। ठीक है, अगस्त 1971 जो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फाउंडर्स ऑफ नैम, कि नैम को 5 किन देशों ने मिलकर बनाया था? तो इंडिया, इंडोनेशिया, घाना, इजिप्ट और युगोस्लाविया, ये इसका करेक्ट आंसर। और ढूंढो फटाफट कहाँ पे ये दे रखा है। तो जो ए ऑप्शन दे रखा है इंडिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, घाना और युगोस्लाविया, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि वार्सा पैक्ट वाज क्रिएटेड। मैंने बताया आपको कि अप्रैल 1949 में नाटो को बनाया गया था वेस्टर्न अलायंस के द्वारा। तो उसके जवाब में ईस्टर्न अलायंस ने क्या बनाया? वार्सा पैक्ट बनाया। कब बनाया? 1955 में। सभी की फॉर्मेशन, डेट और फुल फॉर्म याद करना है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी को कब एकीकरण किया गया? तो इसका आंसर है 1990। इसी के बाद कोल्ड वॉर एरा क्या हो गया था? खत्म हो गया था। तो कह रहा है कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो पूरा देश था, विश्व था, 2 ग्रुप में डिवाइड होके थे, 2 ब्लॉक बने थे। तो वो 2 ब्लॉक कौन थे? इतनी बार हमने बताया कि यूएस एंड यूएसएसआर। तो इसका जो ऑप्शन देखो फटाफट से, डी में दे रखा है यूएस एंड यूएसएसआर। इतने आसान क्वेश्चन, अगर आप जिस बच्चे ने चैप्टर रीड किया होगा उसके लिए तो बहुत ही आसान है, क्योंकि जैसे ही आपके आगे क्वेश्चन आ रहा, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, धीरे सीधे आपके दिमाग में आंसर क्लिक करता चला जाएगा। कह रहा है द पर्सन हु अपोज द न्यू कॉलोनिज्म, न्यू कॉलोनिज्म के कौन अगेंस्ट था? वन ऑफ द मेंबर ऑफ फाउंडर ऑफ नैम, कि जो नैम के जो फाउंडर थे उनमें से एक पर्सन का नाम है वामे क्रूमा। ठीक है, तो ये इसको आप टिक कर लो। नेक्स्ट है कि कोरिया वॉज कॉलोनी, कोरिया किसकी कॉलोनी थी? तो आंसर है इसका जापान, जापान आपका बी दे रखा है। ठीक है। नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। आगे हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, बहुत बार पढ़ेंगे कि यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन था वो किस साल में हो गया? 1991। और यहीं से कोल्ड वॉर एरा भी क्या हो गया था? कंप्लीट हो गया था। तो अभी मैंने 30 MCQ आप लोगों के सामने दिए। आई होप आप लोगों को ऑलमोस्ट, जिस बच्चे ने फर्स्ट चैप्टर रीड किया होगा या मेरी वीडियो देखी होगी, उसमें से 30 में से तो ना कुछ करते 25 क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही होगा। और कुछ बच्चे जिन्होंने थोड़ा डीप स्टडी किया होगा, 30 में से 30 आंसर्स पता होंगे। तो आज आप लोगों का काम क्या है कि जो 30 MCQ है, अगर आप लोग को आते हैं ठीक है, नहीं तो एक बार समझिए, इसके आंसर को देखिए। आगे जो 30 क्वेश्चन है वो मैं कल अपलोड करूंगी। इस तरह से आपको 30 या 50 की जो MCQ है हर चैप्टर के मिलते जाएंगे। और सैटरडे संडे जो भी लाइव क्लासेस होगी, अगर वो भी आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। बाकी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। कोई फीडबैक देना चाहते हो, किसी तरह की और भी कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई बहुत जल्दी कर दूंगी। थैंक यू।